हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम क्वथनांक टर्म को समझते हैं। आमतौर पर आप कह देते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, बट प्रॉपर डेफिनेशन की ओर ध्यान दें तो ये वायुमंडलीय दाब के साथ संबंधित है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हर द्रव का एक वाष्प दाब होता है और ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता जाता है। तो क्वथनांक की डेफिनेशन देखिए, उसी से जुड़ी हुई है। क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। चारों ओर का वायुमंडलीय दाब अर्थात वायुमंडलीय दाब जिसे हम एक वायुमंडल कहते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। और यदि हम वायुमंडलीय दाब परिवर्तित कर देंगे तो द्रव का क्वथनांक भी परिवर्तित हो जाएगा। तो जब आप ये कहते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, इसका मतलब है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सामान्यतः हम वायुमंडलीय दाब को 1 एटमॉस्फेयर ही लेते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि पहाड़ों पे जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होता है, क्योंकि पहाड़ों पे ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब का मान 1 से कम हो जाता है। तो फिर कम ताप पर ही द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में कमी आ जाती है। तो ये जो बातें हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, एक बार फिर से हमने रिवाइज करी। इंग्लिश में हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। अब हम लोग जो है बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। आप लोगों ने अपने रूटीन में ये बात सभी ने सुनी होगी। जो लोग थोड़ा बच्चे किचन में काम करते हैं उनका अनुभव ही होगा कि जब भी खाना बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, तो हम उसमें थोड़ा नमक डालते हैं और उससे खाना जल्दी पक जाता है। जिस दिन किसी दिन नमक डालना भूल जाएं तो हम कहते हैं कि आज सब्जी दाल अच्छे से नहीं पकी क्योंकि उसमें नमक डालना भूल गए थे। तो और इसी तरह गांव के बच्चे ये भी जानते होंगे कि कुएं के पानी में दाल जल्दी गल जाती है। इन सब का कारण क्या है? क्योंकि कुएं के पानी में नमक होता है, लवण घुले हुए होते हैं, और जब हम खाना बनाते हुए नमक डालते हैं तभी भी हम लवण ही डाल रहे हैं, और लवण या कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस भी है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो जिस दिन हम नमक डालना भूल जाते हैं उस दिन क्वथनांक कंपैरेटिवली कम होता है, जिससे खाना जो है वो थोड़ा कम गलता है या लेट गलता है। तो इसको हम अब जो है वो वेपर प्रेशर की भाषा में भी समझते हैं। ये मैंने फिगर बनाई है सिंपल, जिसमें पहली फिगर में मैंने शुद्ध विलायक लिया है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए P0 है। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, जब इस विलायक में हम विलेय पदार्थ डाल देते हैं, जो मैंने पिंक डॉट से शो किया हुआ है, तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक से डिफरेंट होगा। मान लीजिए ये है PS। अब क्योंकि जल की विलायक की सतह पे आप देख रहे हैं कि कुछ जगह पिंक डॉट्स ने यानी विलेय के अणु ने घेर ली है और वो अवाष्पशील हैं, तो जो है विलायक का वाष्पन जो है शुद्ध विलायक के कंपैरेटिवली विलयन में कम हो पाएगा, जिससे विलयन का वाष्प दाब PS जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 से हमेशा कम होता है। अब चूंकि विलयन का वाष्प दाब कम है और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में अभी हमने कहा कि वाष्प दाब को क्या होना चाहिए, एक वायुमंडल के बराबर, और जो भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने इस विलयन को भी एक वायुमंडलीय दाब पर पहुंचाना है तो नेचुरल है हमें वाष्पन की दर और बढ़ानी होगी, अर्थात ताप जो है वो पहले प्योर
सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक आएगा। जैसे जल की बात करें तो सल्यूशन, जब भी हम सल्यूशन लेते हैं यानी जल में नमक डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री से बढ़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जो है वो प्रेशर कुकर्स में भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं कि खाना प्रेशर कुकर में खुले पैन की बजाय जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने से जो है वो टेम्परेचर जो है वो खाना जल्दी पक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट की बजाय अधिक होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलेय के मिलाने से विलायक के वाष्प दाब में किसी विलेय के मिलाने से विलायक के वाष्प दाब में अवनमन होता है, लोरिंग होती है, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अतः क्वथनांक उन्नयन होता है। तो वाष्प दाब की भाषा में हम क्वथनांक उन्नयन को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आप देख रहे हैं मैंने ब्लू लाइन एक्स कर्व जो है वो शो करी है सॉल्वेंट के लिए, ऐसा ग्राफ आएगा। और सॉल्यूशंस के लिए दो कर्व मैंने पिंक कलर से शो करी हैं, वाई एंड जेड। सॉल्यूशन 1 जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ हम साथ साथ ये भी पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से सॉल्यूशन की कर्व्स जो हैं वो किस प्रकार आएंगी। तो जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आएगी सॉल्वेंट कर्व से सॉल्यूशन की कर्व उतना नीचे जाती जाएगी, शेप ऑफ कर्व जो है वो सेम ही रहेगा। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ का थोड़ा एनालाइज करते हैं। मान लीजिए पहले हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट पे ध्यान देते हैं। प्योर सॉल्वेंट की कर्व ब्लू कलर की कर्व पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो इधर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ताप बढ़ाते जा रहे हैं। जब ताप जो है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, अर्थात कर्व को यहाँ पे कट कर जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ताप वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब सॉल्यूशन की कर्व्स जो हैं आप देख रहे हैं कि ब्लू कर्व के नीचे लाई कर रही हैं। तो अगर हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अब देखें जो है इसी ताप T0 ताप पे अगर हम लोग देखें तो जो कर्व पहले पॉइंट A पे कट कर रही थी P0 को, अब जो है T0 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं। सॉल्यूशन 1 की कर्व Y पे आ रहा है पॉइंट B जो कि P1 है। तो आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर जो है वो कम हो गया, वेपर प्रेशर में कमी आ गई। इसी प्रकार सॉल्यूशन 2 के लिए कमी और बढ़ गई और ये कमी जो है वो P0 से P2 तक आ गई है। तो जो है अब क्योंकि सॉल्यूशन को बॉयल करना है तो पहुंचना तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही है, तो फिर क्या करने का तरीका क्या है कि आप ताप बढ़ाइए। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ताप जो है बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो है अब B की बजाय पॉइंट D पर आ जाएगा, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, अर्थात अब जो है द्रव उबलने लगेगा। तो अब T0 की बजाय T1 टेम्परेचर पे जो कि हायर देन T0 है उस पे बॉइलिंग होगी, अर्थात सॉल्वेंट को जब सॉल्यूशन में चेंज किया, ध्यान रखना है सॉल्यूट हमेशा कौन सा लेना है, नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील विलेय की हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए हमेशा ही। तो T1 का मान T0 से अधिक होगा। इसी प्रकार T2 जो है वो भी अधिक होगा T0 से और T1 से भी अधिक होगा क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो यहाँ से हमारे पास ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से हमेशा अधिक होगा और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी को हम आगे भी प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। अब जो है हमारे पास जो है अब हम लोग देखें तो ये जो मेरे पास प्रथम जो फिगर है उससे मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो प्रथम विलयन का क्वथनांक उन्नयन हम देखें कितना हुआ T1 टू T1 माइनस T0, अर्थात इसे हम लिखते हैं डेल्टा TB1 से, और इट इज़ इक्वल टू AD।
इट्स इक्वल टू ए डी। इसी प्रकार द्वितीय विलयन का वाष्प दाब जो है क्वथनांक उन्नयन कितना होगा, T2 माइनस T0, जिसे हम लिख रहे हैं डेल्टा TB2, और ये कर्व पे शो हो रहा है AE पॉइंट से, AE पॉइंट से शो हो रहा है। इसी प्रकार वाष्प दाब अवनमन की बात करें तो पहले विलयन का वाष्प दाब अवनमन जो है वो P0 माइनस P1 से लिखा जाएगा, अर्थात डेल्टा P1, और कर्व पे ये शो हो रहा है AB पॉइंट से, AB, A से B तक। इसी तरह द्वितीय विलयन का वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा P2 इक्वल टू AC, इक्वल टू AC। अब जो है ये कर्व्स आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने सोल्यूशन लिया हुआ है डेल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए अंडरस्टूड है कि हमेशा डेल्यूट सोल्यूशन की ही बात हो रही है। तो ये कर्व्स आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड आपस में पैरेलल कर्व्स हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल कर्व्स हैं। अदरवाइज अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड अगर सोल्यूशन होगा तो ये कर्व बढ़ जाएगी, इसका स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा, इस प्रकार की कर्व्स आएंगी। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए कर्व्स इस प्रकार की आएंगी, जितना सोल्यूशन डिल्यूट होगा उतना इनका कर्वेचर कम होता जाएगा, ऑलमोस्ट जो है वो इस तरह की कर्व्स जो हैं वो हमारे पास आएंगी। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट पैरेलल कर्व्स हैं, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट ABD, पॉइंट ABD मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल। इसी तरह पॉइंट ACE, पॉइंट ACE जो हैं वो भी मिलके जो हैं वो एक कर्व बना रहे हैं, एक और कर्व बना रहे हैं, दैट इज दिस कर्व ACE। तो ये जो कर्व्स हैं मेरे पास दो बन रही हैं, तो इन दोनों कर्व्स जो हैं वो मैथमेटिकली समरूप होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी और कोगुरेंट ट्रायंगल्स होंगी। अब ज्योमेट्री के हिसाब से जब कोगुरेंट ट्रायंगल्स होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, तो उनकी जो सेम साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे छोटी ट्रायंगल ABD की साइड AD में ले लूँ तो मुझे ACE की साइड कौन सी लेनी होगी, अगर मैं AD ले रही हूँ तो उसकी साइड लेंगे AE। तो इन दोनों कर्व्स की, इन दोनों साइड्स की रेशो जो है वो इधर वाली ट्रायंगल की जो ये वाली रेशोज हैं, मीन्स AB और AC, इनकी रेशो इस प्रकार ये दोनों इक्वल होंगी, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। और ऊपर हम लिख चुके हैं AD हमारा जो है वो डेल्टा TB1 के बराबर है, AE डेल्टा TB2 के बराबर है। तो इन AB AD को हम डेल्टा TB और डेल्टा P की भाषा में लिखते हैं, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल साइन है, इक्वेशन नंबर 2 में प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ मैं इक्वल नहीं लिख सकती, आई विल राइट प्रोपोर्शनल। डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, अर्थात क्वथना वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी क्वथनांक उन्नयन उतना ही होगा, प्रोपोर्शनल होगा। वेपर क्वथनांक उन्नयन जो है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होगा। और हम पिछली क्लास में कह चुके हैं वाष्प दाब अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहीं से ही प्रूव हो रहा है कि क्वथनांक उन्नयन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम डेल्टा TP की भाषा में जो है वो देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं इस प्रकार लिख दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थात राइट साइड का न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को अगर मैं डेल्टा P0 से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी डेल्टा P0 से और यहाँ भी डेल्टा P0 से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस प्रकार। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि डेल्टा TB इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन P0, और डेल्टा P और अपॉन P0 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, जो हम पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और रॉल्ड्स लॉ से हमने लिखा था दैट इज़ इक्वल टू x1, दैट इज़ इक्वल टू x1, और इट्स इक्वल टू, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की भाषा में लिखूं तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और डिल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम इसको कंडेंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू x1। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन मैं A पुट करते हुए इसको इक्वल में चेंज कर लेती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 4 जो है नंबर ऑफ मोल्स की भाषा में हम लिख सकते हैं, और वेट और मोलर मास की भाषा में इक्वेशन नंबर 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले भी कह चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि स्मॉल w और स्मॉल m
विलेय सल्यूट की क्रमशः मात्रा व मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कैपिटल डब्ल्यू, आप ध्यान दीजिए मैंने स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल एम सिंबल यूज़ किए हुए हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एम जो है वो विलायक की क्रमशः मात्रा व मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो है दिए गए विलायक के लिए हम जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पढ़ेंगे, तो उस दिए गए विलायक के लिए कैपिटल एम का मान हमेशा स्थिर होगा। तो इसको भी हम एक नए कांस्टेंट की भाषा में पढ़ लेते हैं। तो उस नए कांस्टेंट की भाषा में जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 6, जहाँ पे मैंने ए और कैपिटल एम को रिप्लेस कर दिया एक नए कांस्टेंट स्मॉल के से, तो वो मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 6 में एक नया मैंने कांस्टेंट लगा लिया के, और उस कांस्टेंट को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो साइंस होती है उसे एब्यूलियोस्कोपी कहा जाता है, हिंदी में भी उसको एब्यूलियोस्कोपी ही कहेंगे, और इसलिए इसका नाम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी होता है। तो अब यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि इसकी प्रकृति जो है, इसकी विलायक के की वैल्यू जो है वो हमेशा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करेगी। सॉल्वेंट का ही मोलर मास हमने इसके अंदर लिया है, और हम जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कितना उन्नयन हुआ है इसी की बात हो रही है। तो के का मान जो है विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। विलेय कोई भी हो, गिवन सॉल्वेंट के लिए इसका मान जो है वो एक फिक्स वैल्यू होगी। अब यदि मैं इक्वेशन नंबर 6 में स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू सबकी वैल्यू 1 पुट कर दूँ, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, अगर 1 ले लें अर्थात 1 मोल सल्यूट को 1 ग्राम विलायक में घोल दें, तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर, एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाती है कि यदि 1 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलकर विलेय बनाया जाए तो उस विलयन के क्वथनांक उन्नयन, उसके क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। तो आप देखिए 1 ग्राम विलायक में 1 मोल घोला गया है। अब नमक घोलना हो मान लीजिए, तो 1 मोल नमक NaCl जो है वो कितने ग्राम के बराबर होगा, आप समझ सकते हैं कितना होगा। तो इतना ग्राम 58.5 ग्राम जो है नमक जब हम 1 ग्राम जल में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास एक्सप्रेशन जो अभी डेफिनेशन है वो थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकली मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी बहुत सारे सल्यूट्स के लिए। 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में घोलना, एक जो है ग्राम विलायक यानी 1 ml, आप समझ सकते हैं कितना होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन बनाने के लिए हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास विलयन, वैसे भी हमने तो तनु विलयन लेने हैं। तो तनु विलयन मतलब अब हम 1 ग्राम विलायक की बजाय हम 1000 ग्राम विलायक की बात करते हैं। तो यानी अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 6 को जो है 1000 से, इक्वेशन नंबर 6 को यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर दूं तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जो है इस के और 1000 को मर्ज कर लेती हूँ इस प्रकार से। तो मैं 1000 जो है इस प्रकार से इस 6 इक्वेशन को 7 में चेंज करती हूँ। मीन्स मैं 1 ग्राम विलायक की बजाय 1000 ग्राम विलायक ले लेती हूँ। तो यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घोला जाए तो ऐसे विलयन के लिए समीकरण 6 जो है वो इस रूप में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आप नोट करिए के को चेंज कर दिया है के बी से। ऊपर था इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास था के, यहाँ आ गया के बी। तो के बी और के में क्या संबंध है, क्योंकि मैंने 1000 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड किया था, तो वो जो मैंने डिवाइड किया था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो के अपॉन 1000 को मैंने लिख दिया के बी, और अब उसका नाम क्या हो गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान रखना है मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि 1000 ग्राम विलायक में जब हम 1 मोल घोलते हैं तो हम इस यूनिट की स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसे कहते हैं 1 मोलल विलयन। तो वो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन हो गई। तो ये जो टर्म है मेरे पास, ये टर्म है, ये मोलैलिटी की डेफिनेशन है। आप
रिकॉल करें तो दैट मीन्स अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अब जो हमने कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया है उसके अगर हमें मोलालिटी पता है, गिवन सॉल्वेंट का के बी का मान पता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस सोल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मेरे पास यहाँ कुछ विलायक के जो हैं वो के बी के मान हैं, उनके क्वथनांक के मान भी हैं और उनके एलिवेशन इन के बी के मान है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के मान दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग विलायक के लिए के बी का मान अलग अलग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो है इसे हम इस प्रकार भी चाह सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत हो बॉइलिंग पॉइंट रेज करने की तो हम कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज करना चाहते हैं उस हिसाब से हम मोलालिटी को, क्योंकि के बी तो फिक्स है, तो हम उस हिसाब से मोलालिटी को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हम कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन की उस हिसाब से रख सकते हैं जितना हमें डेल्टा टी बी का मान चाहिए। ओके, तो इसी को हम अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे कि ये सब पढ़ने का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने का यूटिलिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू।